नमस्कार साथियों, कंटिन्यू करें अपने पोर्शन को प्रीवियस लेक्चर से आगे बढ़ते हुए। जहां डिस्कस कर रहे थे अपन पोर्शन हाई रिस्क प्रेगनेंसी को लेकर के, उस हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर जहां आपको प्रीवियस लेक्चर के एंड में बताया गया कि अर्ली प्रेगनेंसी टेस्टिंग के बाद में लेट प्रेगनेंसी टेस्टिंग सेगमेंट हम स्टार्ट करेंगे। उसे स्टार्ट करने से पहले फीटल मॉनिटरिंग को डील करना था। वहां फीटल मॉनिटरिंग में आपको कुछ आइडिया दिया गया प्रीवियस लेक्चर में कि मॉनिटरिंग का मीनिंग होता है हार्ट रेट से और उसके होते हैं रिजल्ट। आज शुरुआत के 30 मिनट तक फुल कंसंट्रेशन से आप बोर्ड पे रहेंगे, क्योंकि यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 हार्ट रेट के पैटर्न को एक्सप्लेन किया जाएगा। उन्हीं 4 पैटर्न में से 2 इंपॉर्टेंट पैटर्न एनएसटी और सीएसटी जैसी इन्वेस्टिगेशन में यूटिलाइज किए जाते हैं। वो 4 पैटर्न जिनके नाम हैं हार्ट रेट को लेकर एसिलरेशन, फिर डिसलरेशन, हार्ट रेट में चेंज आना, इंक्रीज होना, एसिलरेशन, कम होना, डिसलरेशन। जहां डिसलरेशन के खुद में 3 नाम होते हैं, अर्ली डिसलरेशन, लेट डिसलरेशन, वेरिएबल डिसलरेशन। तो टोटल 4 हार्ट रेट के पैटर्न मॉनिटरिंग के रिजल्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। 1 बाय 1 विद अटेंशन सामने बोर्ड पे करते हैं स्टडी। आज के लेक्चर की शुरुआत प्रीवियस लेक्चर की मदद लेते हुए जहां स्टार्ट किया था अपन ने फीटल मॉनिटरिंग वाला पोर्शन। वो मॉनिटरिंग जो बच्चे की हार्ट रेट और उसकी नॉर्मल रेंज के बारे में हमें आइडिया देकर जाती थी। रिजल्ट आपको रिमेंबर करवाए गए 2 कैटेगरी में, नॉर्मल, एबनॉर्मल, और उन्हें बताने के बहुत सारे अल्टरनेटिव मेथड। अब हमारे पास फर्स्ट वन इस कैटेगरी में जो पैटर्न बोर्ड पे लिखा हुआ है सामने, नाम है एसेलरेशन। एसेलरेशन, डिसलरेशन जैसे 2 शब्द आते हैं। 4 पैटर्न होंगे। पहला पैटर्न बोर्ड पे है, तबीयत से सुनिए। एसेलरेशन का मतलब है हार्ट रेट का इंक्रीज होना। डिसलरेशन का मतलब है हार्ट रेट का कम होना। ये एसेलरेशन किससे रिलेटेड है, सबसे पहले यह पता होना। हार्ट रेट का हर एक पैटर्न हर एक रिजल्ट से रिलेट करता है। एसेलरेशन के लिए स्टेटमेंट आता है, इंक्रीज फीटल हार्ट रेट ड्यूरिंग फीटल मूवमेंट। 9 मंथ गेस्टेशन में यूटेराइन कैविटी में बच्चे की मूवमेंट होना नॉर्मल है और हर मूवमेंट के साथ हार्ट रेट इंक्रीज होना भी नॉर्मल है। इस पैटर्न को रिकॉर्ड करना एसेलरेशन कहलाता है। लाइन सामने बोर्ड पे, क्या मैंने बोल दिया वो सारे शब्द बोर्ड पे नोट डाउन। व्हाट इज एसेलरेशन? इट इज increase FHR during movement। जैसे ही फीटस मूवमेंट करेगा हार्ट रेट में इंक्रीज नोट किया जाएगा। यह एसेलरेशन को बताता है। बड़ा सिंपल है और नॉर्मल फाइंडिंग है। अब यहां पे एक तरीका है कि हार्ट रेट जो बढ़ी, कितनी बढ़ी, कितनी देर के लिए बढ़ी, कितनी बार बढ़ी, 3 अलग अलग लाइन है। आंसर है, जब आप मॉनिटरिंग करते हैं तो जो हार्ट रेट है बेस लाइन से 15 बीट पर मिनट तक बढ़ी हुई दिखाई देती है। बेस लाइन क्या थी? 140 बीट पर मिनट बेस लाइन थी। उससे 15 बीट पर मिनट तक एक्स्ट्रा बढ़ी हुई मिलेगी। मीनिंग 140 की बजाय 150 मिलना, 155 मिलना, 154 मिलना, 15 की रेंज। और ये 15 सेकंड तक लगातार बढ़ी हुई दिखेगी। ऐसा काम 20 मिनट में 2 बार होगा। ये तीनों नियम फॉलो होते हैं तो कहते हैं हार्ट रेट में एसेलरेशन नोट किया गया। जब बच्चे की हार्ट रेट बेस लाइन से 15 बढ़ी,
15 सेकंड के लिए बढ़ी, 20 मिनट में 2 बार बढ़ी, तो कहेंगे मॉनिटरिंग का रिजल्ट है इट इज एक्सेलरेशन। तीनों स्टेटमेंट सामने बोर्ड पर क्या क्या मेंशन हुआ, 3 लाइनें बतानी है। फर्स्ट लाइन क्या बोलेंगे आप लोग, प्लस होगी 15 बीट पर मिनट फॉर 15 सेकेंड टू टाइम इन 20 मिनट। 20 मिनट में 2 बार ऐसा काम होता है बेसलाइन हार्ट रेट के अंदर, तो कहा जाता है उसे एक्सेलरेशन। और इसमें ऐड किया जाए ये एक्सेलरेशन एक नॉर्मल इवेंट है। हार्ट रेट में जैसा पैटर्न आपको मिल रहा है वैसा पैटर्न दिखाई दे गया, वैसा हो रहा है, तो ये चीज नॉर्मल है। और यदि नॉर्मल होती है तो वहां पे कोई इंटरवेंशन नहीं किया जाता। यदि हार्ट रेट नॉर्मल आती है तो कोई इंटरवेंशन नहीं किया जाता, क्योंकि नॉर्मल का मतलब सिखाया है 4। नॉर्मल का मतलब होता है हेल्दी, रिएक्टिव, रीअश्योरिंग, नेगेटिव, जहां कोई इंटरवेंशन नहीं किया जाता। तो वो लाइन भी मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, वो लाइन क्या है, इट इज नॉर्मल डोंट रिक्वायर इंटरवेंशन, किसी इंटरवेंशन का नीड नहीं है। अब यहां पे अपन बात करें तो रिजल्ट 2 बोल सकते हैं कि आपने मॉनिटरिंग करी, एक्सेलरेशन हुआ या नहीं हुआ। यदि एक्सेलरेशन हुआ जवाब देंगे यस एक्सेलरेशन, नहीं हुआ तो नो एक्सेलरेशन। यस एक्सेलरेशन मतलब नॉर्मल, हेल्दी, रिएक्टिव, रीअश्योरिंग, नेगेटिव। नो एक्सेलरेशन मतलब एबनॉर्मल, डिस्ट्रेस, नॉन रिएक्टिव, नॉन रीअश्योरिंग, पॉजिटिव। 5 नाम बोलने का ये टैलेंट कहां से मैं ला पा रहा हूं, वो मैं ला पा रहा हूं इस कैटेगरी से। जब भी रिजल्ट नॉर्मल होगा 4 बार नाम दोहराऊंगा, जब भी रिजल्ट एबनॉर्मल होगा ये 4 नाम दोहराऊंगा। तो ये अपने पास पैटर्न एक्सेलरेशन का, जहां हार्ट रेट बढ़ी हुई दिखती है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी है बोर्ड पर, सामने देख लीजिए। इन सभी चार्ट के अंदर हार्ट रेट का एलिवेशन बताया गया है, बेसलाइन से बढ़ रही है। बेसलाइन वाली रेंज आप ले सकते हैं, उस रेंज को मैं हाईलाइट करना चाहूं तो मैंने ये लाइन ड्रॉ करी। अपन ये लाइन ड्रॉ करना चाहें तो अपने पास ये लाइन बेसलाइन की है 140 की, और हर बार ग्राफ 140 से ये ऊपर, ये देखिए लगभग 15 सेकंड के लिए ऊपर हो गया, ये 15 सेकंड ऊपर हो गया, ये 15 बीट मिनट ऊपर हो गई। तो हर बार बेसलाइन से यदि ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन पैटर्न को कंफर्म करके जा रही है। इसके बाद जो और रिमेनिंग 3 पैटर्न है उनमें पहला नाम आता है अपने पास अर्ली डिसेलरेशन को लेके। डिसेलरेशन का मतलब है हार्ट रेट कम होना। अर्ली का मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन के बाद ही समझ में आएगा। जहां एक्सेलरेशन में हार्ट रेट बढ़ रही थी, डिसेलरेशन में हार्ट रेट कम होने वाली है। क्यों कम हो रही है, तो लाइन और रिलेशन सुने। एक्सेलरेशन का रिलेशन था फीटल मूवमेंट से। यहां क्या लाइन होती है, लाइन आती है डिक्रीज एफएचआर। डिक्रीज एफएचआर क्यों बोला, डिसेलरेशन है। डिक्रीज एफएचआर ड्यू टू फीटल हेड कंप्रेशन इन पेल्विक कैविटी। फीटल हेड कंप्रेशन इन पेल्विक कैविटी कैसे, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में देखें। यह रेड मार्कर इंडिकेट कर रहा है यूटेराइन कैविटी को, यह नीचे वाला एरिया इंडिकेट कर रहा है पेल्विक कैविटी को। जैसा कि पता होना चाहिए 9 मंथ ऑफ गेस्टेशन में फीटस रहता है यूटेराइन कैविटी में, लेबर में डिलीवर होने के लिए आता है पेल्विक कैविटी में। यदि चल रहा है नॉर्मल लेबर तो सबसे पहले डिलीवर होने आएगा फीटल हेड, और उस बच्चे के सर को धक्का मार के नीचे पहुंचाया जा रहा है। यह एरो इंडिकेट कर रहा है धक्के को, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्शन। हर एक पॉइंट को मैं लिखना चाहूं तो वहां बोलूंगा ये ऊपर से बच्चे पे लगातार लग रहा है कॉन्ट्रैक्शन, एक धक्का।
कॉन्ट्रैक्शन के कारण बच्चा पेल्विक कैविटी को छोड़ के आ रहा, यूट्राइन कैविटी को छोड़ के आ रहा है पेल्विक कैविटी में। कंपैरिजन में पेल्विक कैविटी का आकार कम होता है, एक तो जगह कम, दूसरा बच्चे का सिर बड़ा। क्या फील होगा? कंप्रेशन। जब भी कंप्रेशन फील होता है तो हमारे ब्रेन में वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है और उस स्टिमुलेशन से हार्ट रेट डिप्रेस हो जाती है। जितनी देर कॉन्ट्रैक्शन रहता है, क्योंकि लेबर में लगातार नहीं रहता, या तो 30 सेकंड के लिए आता है, 20 सेकंड के लिए आता है, 45 सेकंड के लिए आता है, 15 सेकंड के लिए आता है। जितनी देर कॉन्ट्रैक्शन चला उतनी देर बच्चे ने दबा हुआ महसूस किया। जितनी देर वो दबा हुआ महसूस करेगा तब तक हार्ट रेट उसकी डाउन जाएगी। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन चला जाएगा, बच्चे पे कंप्रेशन हट जाएगा, हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगी। ऐसे पैटर्न को बताने वाली लाइन है। पहले 2 लाइन लिखें, अर्ली डिसलरेशन क्या है और संबंध किससे है। तो जैसा मैंने आपको बताया वही चीज आपको नोट डाउन भी करवानी है। व्हाट इज अर्ली डिसलरेशन? इट इज डिक्रीज FHR रिलेटेड टू हेड कंप्रेशन। यदि हेड कंप्रेस होगा तो वहां पे हार्ट रेट डाउन जाएगी। ये बोल रही है इसकी लाइन। सेकंड लाइन आपको बोली कि हेड कंप्रेशन क्यों हो रहा है और क्या स्टिमुलेट हो रहा है, तो उसको रिलेट करें। हेड कंप्रेशन का कारण क्या है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन से हार्ट रेट को कम करने के लिए कौन स्टिमुलेट हुई है? वेगस नर्व स्टिमुलेशन। हर एक लाइन से अच्छी किताबों, गाइडों और परीक्षाओं में सवाल पूछा जाएगा कि जब जब कॉन्ट्रैक्शन आएगा तब तब हेड कंप्रेस होगा, जब जब हेड कंप्रेस होगा वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी, वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी, हार्ट रेट डाउन चली जाएगी। ये चीज कहलाती है अर्ली डिसलरेशन। इसमें एक पैटर्न है कि जो हार्ट रेट होती है, नॉर्मल रेंज सिखाई है 120 से 160। हार्ट रेट 120 से भी कम हो जाती है पर 100 से नीचे नहीं जाती है। हार्ट रेट जो है उसका बोल रहे हैं 120 से नीचे जाएगी, पर इतना भी नहीं कि 90, 80, 70 हो जाएगी। कितनी? 100। तो क्योंकि हार्ट रेट बहुत ज्यादा कम नहीं हुई, इसीलिए यह भी नॉर्मल है। और यदि नॉर्मल है तो इंटरवेंशन नहीं चाहिए, जैसा आपको बता रहा था प्रीवियस में। एक्सीलरेशन में भी मैंने आपको लिखाया कि यदि वो नॉर्मल है तो इंटरवेंशन नहीं चाहिए। और अर्ली डिसलरेशन में भी मैं बता रहा हूं कि हार्ट रेट 120 से कम हुई है पर 100 से कम नहीं हुई, तो वहां भी नॉर्मल फाइंडिंग है, नो इंटरवेंशन। तो अर्ली डिसलरेशन, डिसलरेशन है इसलिए हार्ट रेट कम है। और रिलेशन किससे है? कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व स्टिमुलेशन से, जहां पे हुआ क्या है? हेड कंप्रेशन। अब एक बहुत अच्छा रिलेशन आपको मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दिखाता हूं। वो क्या? जब जब कॉन्ट्रैक्शन आएगा तब तब हार्ट रेट कम, जैसे कॉन्ट्रैक्शन चला गया हार्ट रेट नॉर्मल। जब जब हमें डराया गया हम डर गए, जब डराने वाला चला गया हम नॉर्मल हो गए। तो यह रेस्पॉन्स एक नॉर्मल रेस्पॉन्स है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की मदद से आपको दिखाना चाहूं तो सामने देखें क्या बताना चाह रहे हैं। यहां पे ग्राफ में 2 चीजें ली गई है, कौन किसको बता रहा है नोट करवाता हूं। ऊपर जो लिखा हुआ है 100, 120, 40, 60, 80, तो 100% ऊपर वाला ग्राफ किसे बताना चाहता है? फीटल हार्ट रेट को। नीचे जो लिखा हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, ये mmHg में बताना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर को। नीचे वाले ग्राफ में जो यूनिट है वो बताना चाह रही है कॉन्ट्रैक्शन के समय लगने वाला दबाव mmHg में। ऊपर वाले में लिख रहा हूं मैं FHR। मीनिंग देखिएगा इन दोनों में, ये अपने पास FHR, ये कॉन्ट्रैक्शन। यहां पे चलिए मैं ऐसा कर देता हूं डिवीजन, पढ़ने में रहेगा हमारे लिए और इजी। हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्शन, बड़ा ध्यान से।
ये पॉइंट है जहां से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, पहले कॉन्ट्रैक्शन ही आएगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ 30 से लगातार देखिए ऊपर 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 बढ़ता जा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता बढ़ता जा रहा है। रिलेशन देखें, जिस समय कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ उसी समय हार्ट रेट जो बेसलाइन थी 140 उससे नीचे 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 आती जा रही है। हार्ट रेट कम होना, मैं पढ़ा रहा हूं डिसलरेशन, हार्ट रेट होगी कम जब आएगा कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन आया मतलब ऊपर, हार्ट रेट गई मतलब नीचे, हार्ट रेट नीचे आ गई और देखिए लिमिट है 100, तय कर दिया मैंने 100 से नीचे नहीं जाएगी। अब ये वो पॉइंट है जो टॉप पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम पे है, जितना मैक्सिमम प्रेशर था वो ये पॉइंट टॉप पे है कॉन्ट्रैक्शन का। और जब कॉन्ट्रैक्शन हाई लेवल पे है तो अपनी हार्ट रेट मिनिमम लेवल पे है। दूसरा पॉइंट, इसके बाद इस पॉइंट के बाद कॉन्ट्रैक्शन नीचे 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 कम कम कम, प्रेशर कम, दबाव कम, मतलब कॉन्ट्रैक्शन जा रहा है। और यदि ये जा रहा है तो हार्ट रेट धीरे धीरे ऊपर 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 नॉर्मल होती जा रही है। तो बड़ा सिंपल रिलेशन है, कॉन्ट्रैक्शन आएगा हार्ट रेट नीचे, कॉन्ट्रैक्शन जाएगा हार्ट रेट ऊपर। 3 पॉइंट देखिए, ये पहला पॉइंट स्टार्ट, ये पहला पॉइंट स्टार्ट, ये पॉइंट मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, ये चीज है। ये सारे जो पॉइंट हैं जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में बताए जा रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स को नाम देता हूं मैं और वो नाम दिया जाता है नैडिर, NADIR। वो सारे पॉइंट जो इस रिलेशन में, ये देख लीजिए, चाहे ये टॉप वाला लेना चाहें, चाहे ये नॉर्मल वाला लेना चाहें, कुल मिलाकर के जो 6 बार मैंने ब्लैक सर्किल बनाए हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स को जिनकी मदद से पढ़ाई करवाई जाती है कहा जाता है नैडिर। और फिर नीचे वाले प्रेशर के ऊपर वाले हार्ट रेट के सारे पॉइंटों को मिलाओ। ये पॉइंट कॉन्ट्रैक्शन हार्ट रेट का स्टार्ट होने का, ये पॉइंट हार्ट रेट के मिनिमम होने का, ये पॉइंट हार्ट रेट के नॉर्मल होने का, ये पॉइंट कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने का, ये पॉइंट कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम का, ये पॉइंट कॉन्ट्रैक्शन जाने का। इन्हें आपस में मिलाएंगे तो इन सभी को एक लाइन के अंदर पाएंगे। एक लाइन का मतलब जब तूने आना शुरू किया मैंने जाना शुरू किया, जब तू टॉप पे है तो मैं बॉटम पे हूं, और जब तू नॉर्मल तो मैं नॉर्मल, मतलब हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं मतलब आगे पीछे नहीं है, और आगे पीछे नहीं है तो कोई गैप नहीं है। यदि होता गैप, यदि रह जाते आगे पीछे तो जन्म हो जाता एक और टर्म का, जिस टर्म का नाम होता है अपने पास, वापस मेंशन करना चाहूं बोर्ड पे, टर्म होती है एक लैग फेज। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हार्ट रेट में आती है हमारे पास एक लैग फेज। लैग फेज तभी आती है जब इन पॉइंटों के बीच में गैप होता है। हम देख रहे हैं पॉइंटों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, ऊपर वाले से नीचे वाला मिल रहा है, ऊपर वाले से नीचे वाला मिल रहा है, ऊपर वाले से नीचे वाला मिल रहा है, कोई गैप नहीं है, तो वो लैग फेज नहीं है। लैग का मीनिंग वैसे बताऊं, यहां लैग का मतलब टांग टंगड़ी से नहीं है। लैग का मतलब होता है पीछे रह जाना, पिछड़ जाना, साथ साथ नहीं चलना, आगे पीछे चलना। नर्सिंग के पर्सन हैं तो समाज शास्त्र नाम का सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर, टॉपिक चलता है कल्चर लैग, लंगड़ी संस्कृति, जो बताना चाहती है कि आधुनिक समाज में चल रहे परिवर्तन के अनुसार यदि इंसान खुद को ढाल नहीं पाता है तो वर्तमान के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से वो पिछड़ जाता है। ये चीज कल्चर लैग कहलाती है। यहां भी ऐसा लैग बता रहा हूं कि ये दोनों पॉइंट साथ साथ है, मतलब लैग फेज नहीं है। आगे पीछे होते तो लैग फेज आती। तो अर्ली डिसलरेशन के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में सारी अवेलेबल जो हेडिंग है बोर्ड पे दिखाई जा रही है। हार्ट रेट का पैटर्न नंबर है 2, अर्ली डिसलरेशन। डिसलरेशन का मतलब हार्ट रेट कम होना, और रिलेशन हेड कंप्रेशन से अर्ली का मान दिया गया सिर्फ कि ये तुरंत काम करता है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन आता है वैसे नीचे जाता है।
क्योंकि तुरंत अर्ली के बाद नाम आएगा लेट, और लेट आदमी हो चाहे नियत हो, वो हमेशा लेट ही हो जाता है। बहुत कॉमन टर्म है सोसाइटी में, सॉरी लेट हो गए, सॉरी लेट हो गए। वो दिखने वाला है अपने को इस प्रेजेंटेशन में, नाम दिखाते हैं लेट डिसलरेशन। इस बार भी डिसलरेशन कसम खा करके बोलेगा हार्ट रेट कम होने वाली है, पर लेट ये बताएगा कि पीछे रह गया, कॉन्ट्रैक्शन के मुकाबले पीछे रह गया। कि जब कॉन्ट्रैक्शन आया उसी समय हार्ट रेट नीचे जाती तो अर्ली कहलाती, थोड़ी देर बाद जाएगी तो लेट कहलाएगी। पहले आते हैं इसके मीनिंग पे और रिजल्ट पे। सिर्फ मीनिंग पे आए तो इसका जो रिलेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से बताऊंगा। नाम है यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी। यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी। लेट डिसलरेशन क्या बोलेगा? लेट डिसलरेशन बोलना चाहता है इट इज डिक्रीज FHR related to utroplacental insufficiency। यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी, और क्या है इसका मतलब वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, बड़ी अटेंशन देखिएगा। ये अपने पास स्ट्रक्चर है, ये यूटेराइन कैविटी है, ये प्लासेंटा है, ये अम्बलाइकल कोड है, ये फीटस है, ये बच्चे का हार्ट है। क्या हुआ? यहां पे ये सारी अपने पास ब्लड सप्लाई है, और यहां यूट्रस की मसल मायोमेट्रियम है। मायोमेट्रियम ने कॉन्ट्रैक्शन किया, जैसे कॉन्ट्रैक्शन किया ब्लड सप्लाई तुरंत कम। मायोमेट्रियम ने प्लासेंटा को दिया कम, प्लासेंटा ने अम्बलाइकल कोड को कम, अम्बलाइकल कोड ने बच्चे को कम, बच्चे से उसके हार्ट में कम। ऐसा हुआ जब कॉन्ट्रैक्शन आया। तो बात यह हुई कि यदि कॉन्ट्रैक्शन 12:03 पे आया तो पता तुरंत चलना चाहिए था, पर हेडिंग बोल रही है हम लेट हो गए। बच्चे को पता चला 5 सेकंड बाद। कॉन्ट्रैक्शन आया 12:03 पे, हार्ट रेट कम हुई 12:08 पे। तो हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्शन साथ साथ चले या नहीं चले? उन दोनों में गैप आया या नहीं आया? आंसर क्या दोगे? दोनों साथ नहीं चले, गैप आया। कितनी देर का? 5 सेकंड का। वो गैप ये बताता है कि आपका नेटवर्क सही नहीं है। यहां से मैं कमांड दूं और वहां पे आप एक्शन लो इमीडिएट, यहां से मैं कमांड दूं वहां पे आप एक्शन ले इमीडिएट, तो काम बराबर साथ साथ चलता है। मैंने कमांड दी अभी और आप जवाब दे रहे हो 5 सेकंड के बाद, तो लेट हो। वो कम्युनिकेशन गैप को बताता है, और यही गैप इनसफिशियंसी कहलाता है। इनसफिशियंसी क्या? कि यूट्रस ने किया कॉन्ट्रैक्शन पर प्लासेंटा ने दिया मैसेज लेट, तो बताता है कि आपके कनेक्शन में कमी है, और यदि कमी है तो यह एबनॉर्मलिटी है, और एबनॉर्मलिटी है तो इंटरवेंशन करना पड़ेगा। क्योंकि पीछे रह गया, लेट रह गया, एबनॉर्मल है। इंटरवेंशन क्या करोगे? ब्लड सप्लाई कम से बच्चे में शुरू हो जाता है डिस्ट्रेस, तो वहां पे लगानी पड़ती है ऑक्सीजन। तो मेंशन करेंगे पहली बार है जोरदार बात, इट इज एबनॉर्मल फाइंडिंग। और एबनॉर्मल फाइंडिंग है तो रिक्वायर है O2 एडमिनिस्ट्रेशन। जो लाइनें बोर्ड पर छाप दी है एज इट इज एग्जामिनर पे थोप आना, कभी भी विफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा हर एक हार्ट रेट के पैटर्न में। फर्स्ट वन, लेट डिसलरेशन का स्टेटमेंट क्या दोगे? इट इज डिक्रीज FHR। संबंधित किससे? यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी से। इसमें कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट रेट साथ साथ है या गैप है? गैप है। एग्जांपल क्या दिया? कॉन्ट्रैक्शन आया 12:03 पे, असर कब दिखा? 12:08 पे। गैप है मतलब कमी है, रिजल्ट कैसा? एबनॉर्मल। इंटरवेंशन करना पड़ेगा। क्या लगानी पड़ेगी? ऑक्सीजन। इसका देखिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, सेम अपने पास मेंशन है प्रीवियस हेडिंग से। ऊपर वाला हमेशा किसके बारे में था बताता? ऊपर वाला बताता था हार्ट रेट के बारे में, नीचे वाला किसके बारे में? कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देखें, ये सारे काले काले जो पॉइंट है किसे बताते हैं? नैडर को। गौर फरमाइएगा, यहां से कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ पर थोड़ी देर बाद हार्ट रेट नीचे जाना शुरू हुई। पहले क्या होता था? जैसे कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता
उसी समय हार्ट रेट नीचे जाती। पर हार्ट रेट, ये जो लाइन मैंने खींची 5 सेकंड बाद, जिस पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम हुआ, कुछ देर बाद हार्ट रेट नीचे आई। जब कॉन्ट्रैक्शन चला गया, कुछ देर बाद हार्ट रेट नॉर्मल हुई। तो हर पॉइंट के बीच में, ये पहली लाइन स्टार्टिंग की, ये दूसरी लाइन मैक्सिमम मिनिमम की, ये लास्ट लाइन नॉर्मल होने की, तो हर बार दोनों लाइनों के बीच में क्या मिल रहा है? गैप मिल रहा है। वो गैप उदाहरण का लोगे तो 5 सेकंड का मिल रहा है। आप दोनों साथ साथ चले या पीछे रह गए, पिछड़ गए, और जो पिछड़ गया वो पीछे ही रह गया। लैग फेज प्रेजेंट। इस कंडीशन में, लेट डिसलरेशन में जो एबनॉर्मल रिजल्ट लाती है, उसमें लैग फेज प्रेजेंट होती है। अब 3 पढ़ाई के आधार पे मैं आपसे परिणाम चाहूंगा। 3 पढ़ाई सामने बोर्ड पे छाप देता हूं, आपसे मैं आंसर चाहूंगा। नंबर 1, एक्सेलरेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जवाब होना चाहिए, नहीं हुआ तो एबनॉर्मल। नंबर 2, अर्ली डिसलरेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं हुआ तो एबनॉर्मल। लास्ट वन, अभी वाली बात, लेट डिसलरेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, हो गया तो एबनॉर्मल। तो ये रिलेशन है। एक्सीलरेशन का संबंध किससे? हार्ट रेट बढ़ना मूवमेंट से, नॉर्मल। अर्ली डिसलरेशन, हार्ट रेट कम होना कॉन्ट्रैक्शन पे, नॉर्मल। लेट डिसलरेशन, हार्ट रेट कम होना कम्युनिकेशन गैप से, एबनॉर्मल। जहां एबनॉर्मल वहीं देना है इंटरवेंशन। और लास्ट में एक पैटर्न और है, इसका कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, उसका नाम देते हैं अपन वेरिएबल डिसलरेशन। डिसलरेशन का मतलब एक तो कंफर्म हो गया कि हार्ट रेट कम है, पर वेरिएबल यह बताएगा कि टाइम फिक्स नहीं है। वेरिएबल टाइम फिक्स नहीं है, तो फॉर अनफिक्स्ड ड्यूरेशन, पता नहीं कितने समय के लिए जो हार्ट रेट है वो कम हो गई, नाम वेरिएबल डिसलरेशन। इसका रिलेशन किससे है बताता हूं, बड़े कंसंट्रेशन से सुनना। आप कंफर्टेबली बैठे हैं, किसी ने आपकी फिंगर को प्रेस कर दिया बड़े जोर से। अब फिंगर प्रेस करने पे आपको क्या हो रहा है? पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। अब बड़ा ही सिंपल सवाल पूछूं आपसे, आपको दर्द कब तक होगा? जब तक ये दबा के रखेगा। ये दर्द कब ठीक होगा? जब ये कंप्रेस करना छोड़ देगा। अब इसने कंप्रेशन मान लो 1 सेकंड ही किया तो पेन 1 सेकंड, कंप्रेशन 1 आवर किया तो पेन 1 आवर। तो ये फिक्स नहीं है कि कंप्रेशन कब तक रहेगा। एग्जाम्पल, प्रेगनेंसी में मदर ने ले ली राइट साइड में पोजीशन, समझाया था हाथ जोड़ के मत लेना राइट साइड में पोजीशन, और फिर बोल रही है चक्कर आ रहे हैं। सामने मदर राइट साइड में करवट लेके लेटी है, बोल रही है चक्कर आ रहे हैं। आप चिल्ला रहे हैं अरे सीधी होता चक्कर दूर हो जाएंगे। फिर भी वो लेटे लेटे पूछ रही है मुझे चक्कर कब खत्म होंगे। आप चिल्ला रहे हैं माइक पे जब तू सीधा लेटेगी। यदि वो सीधा 5 सेकंड बाद लेट जाती, चक्कर कम हो जाते, और वो जब तक उस पोजीशन में रहेगी तब तक रहेगा। ऐसी कंडीशन कहलाती है पता नहीं कब तक। जवाब वेरिएबल डिसलरेशन, और ये मोस्ट कॉमनली संबंधित है किससे? अम्लाइकल कोड कंप्रेशन से। जब जब अम्लाइकल कोड पे कंप्रेशन आएगा तब तब हम हार्ट रेट को झुकावा पाएंगे। तो वेरिएबल डिसलरेशन का रिलेशन किससे? कोड कंप्रेशन से। इलाज क्या है? तो पूरी ओबीजी में प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में कंप्रेशन से बचने की पोजीशन कौन सी? लेफ्ट लैटरल पोजीशन। बचना है यदि कंप्रेशन से तो माता राम को दे दें लेफ्ट लैटरल पोजीशन। So these are the our 4 graphical presentation of fetal heart rate। लेट प्रेगनेंसी टेस्टिंग में कूदने से पहले जिन 4 के बारे में जानकारी चाहिए होती है वो सामने अवेलेबल है। हार्ट रेट मॉनिटरिंग मतलब, फीटल मॉनिटरिंग मतलब हार्ट रेट को मॉनिटर करना। हार्ट रेट की नॉर्मल रेंज 120-160, बेसलाइन 140, रिजल्ट 2 कैटेगरी, पैटर्न 4 पैटर्न में 2 एबनॉर्मल 2 नॉर्मल। पहला पैटर्न एक्सेलरेशन नॉर्मल,
हार्ट रेट का बढ़ना किसके दौरान? फीटल मूवमेंट। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इंटरवेंशन करेंगे नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? नॉर्मल है। अर्ली डिसलरेशन, हार्ट रेट कम या ज्यादा? कम। किस समय? हेड कंप्रेशन क्यों हुआ? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। कौन सी नर्व? वेगस नर्व। होता है तो नॉर्मल एबनॉर्मल? नॉर्मल। इंटरवेंशन करेंगे नहीं करेंगे? अगला पैटर्न लेट डिसलरेशन, हार्ट रेट कम है। रिलेशन कम्युनिकेशन गैप किस किस के बीच में? यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी। नॉर्मल एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। इंटरवेंशन करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट वन वेरिएबल डिसलरेशन, किससे रिलेशन? कोड कंप्रेशन। क्या इंटरवेंशन? चेंज इन द पोजीशन। और इनको ईसीजी पैटर्न वाइज अपन यहां भी देख सकते हैं। सारे पैटर्न जो आपको बताए गए, नीचे अपने पास एज ए बेसलाइन टूल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। अब देखें, हर बार हार्ट रेट बेसलाइन से ऊपर 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 जा रही है तो वो बिना किसी डाउट का एक्सेलरेशन है। अगली बात, जब कॉन्ट्रैक्शन आया उस समय हार्ट रेट नीचे, जब कॉन्ट्रैक्शन आया उस समय हार्ट रेट नीचे, जब कॉन्ट्रैक्शन आया उसी समय नीचे, तो नाम अर्ली डिसलरेशन। लेट में देखें, यहां कॉन्ट्रैक्शन आया पर यहां हार्ट रेट नीचे, यहां कॉन्ट्रैक्शन आया यहां हार्ट रेट नीचे, यहां कॉन्ट्रैक्शन आया यहां हार्ट रेट नीचे, तो रह गई आगे पीछे लेट डिसलरेशन। और जिसका ऊबड़ खाबड़ हिसाब है, कोई मतलब ही नहीं है, वो वेरिएबल डिसलरेशन है। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से भी आपके सामने एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है हार्ट रेट पैटर्न का। और इन सभी हार्ट रेट के पैटर्न के बाद हम हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी की लेट प्रेगनेंसी टेस्टिंग को इजीली फिनिश कर पाएंगे। लेट प्रेगनेंसी टेस्टिंग बहुत सारे छोटे बड़े टेस्टों को लेकर आती है। एक बार सामने बोर्ड पर टेंशन से देख लीजिए, कई सारे नाम लिखे हुए हैं। एक एक करके इन सभी को अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। नाम लेते हैं लेट प्रेगनेंसी में सबसे पहले टेस्ट का नाम मेंशन किया गया एनएसटी। यदि पढ़ ली फीटल मॉनिटरिंग तो अब कोई भी चीज हमारे लिए बहुत बड़ी नहीं रहेगी। एनएसटी लगातार ध्यान बात सुनते रहिए। एनएसटी पहले तो इसकी फुल फॉर्म मेंशन कर दी गई, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। एक बात। सेकंड वन, ये लेट प्रेगनेंसी टेस्टिंग है, वायबिलिटी के बाद की है, तो 22 वीक के बाद ही होने वाली है। पूछते हैं इसका आइडियल टाइमिंग, तो आइडियल टाइमिंग आपसे पूछा गया, इसका आइडियल टाइम क्या है? तो आइडियल टाइमिंग के लिए जवाब दे दिया 30 वीक। नॉन स्ट्रेस टेस्ट है, 30 वीक पे करते हैं। और अब एक बात मैं ऐसी बोलूंगा जिसके बाद एनएसटी के लिए फिर कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या? एनएसटी क्या करते हैं? तो हार्ट रेट के 4 पैटर्न में से एक काम करते हैं। 4 पैटर्न पढ़ा दिए। एनएसटी का संबंध एक्सीलरेशन से है, बस इतना। एनएसटी रिलेटेड टू एक्सेलरेशन, ये सामने एनएसटी और मैंने बोल दिया इसका संबंध किससे? एक्सीलरेशन से। तो फिर उसके बाद और कुछ नहीं बोलना, जो बोलेगा वो एक्सेलरेशन बोल चुका। एक्सीलरेशन का मतलब, एक्सीलरेशन में आप क्या देखेंगे? इसमें हार्ट रेट दिखेगी। कैसी दिखेगी? बड़ी भी दिखेगी। कब दिखेगी? फीटल मूवमेंट में दिखेगी। कितनी बड़ी हुई? 15 बीट पर मिनट। कितनी देर के लिए? 15 सेकंड के लिए। 20 मिनट में कितनी बार? 2 बार। ये चीज नॉर्मल एबनॉर्मल? नॉर्मल है। इंटरवेंशन करना या नहीं करना? नहीं करना। क्या आप एनएसटी का रिजल्ट बता सकते हो? रिजल्ट बता सकते हो। क्या रिजल्ट है? ये रहा सामने। नॉर्मल एनएसटी में कैसा बच्चा होगा? इन 4 प्रकार से। एबनॉर्मल में कैसा? इन 4 प्रकार से। सारी बात ही खत्म। इसीलिए कहा था लेट प्रेगनेंसी टेस्टिंग में कैसे मॉनिटरिंग काम आती है। अब आपसे मैं पूछूं, धड़ाधड़ सवाल यहां पर देखा करके आप जवाब देना। मैं आपको बोलता हूं, एक मदर की एनएसटी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, एनएसटी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल? सामने ग्राफ देख लीजिए। यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव किस कॉलम में आ रहा है? नॉर्मल में। अगला,
एक डॉक्टर ने एनएसटी किया, रिपोर्ट में लिखा नॉन रीअश्योरिंग फीटस। एनएसटी किया, रिपोर्ट में लिखा नॉन रीअश्योरिंग फीटस। मुझे बताइए रिपोर्ट नॉर्मल अब नॉर्मल? जवाब देखिए, नॉन रीअश्योरिंग कहां जाता है? अब नॉर्मल में। और देख लीजिए, एक मदर का एनएसटी हुआ, डॉक्टर ने लिखा रिएक्टिव फीटस। रिएक्टिव फीटस, कॉलम उठाइए, कहां पर है रिएक्टिव फीटस? ये रहा अपने पास में रिएक्टिव फीटस। कैसी कंडीशन है वो? नॉर्मल। तो कहने की बात यह है, मॉनिटरिंग में चिपकाएं और इजीली सवालों के जवाब ले जाएं। हम पढ़ रहे थे हमारा पहला टेस्ट का नाम था लेट प्रेगनेंसी टेस्टिंग के अंदर अपने पास एनएसटी। एनएसटी की फुल फॉर्म ये रही, टाइमिंग ये रही, संबंध एक्सेलरेशन से है। यदि एक्सेलरेशन पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो आगे गुंजाइश नहीं। सवाल बनता है फिर इसके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से। क्या कहा जाता है? इस प्रकार सीन देख लीजिए, क्या होगा? मदर के एब्डोमेन पे, मैटरनल एब्डोमेन पे इलेक्ट्रोड प्लेस कर दिए जाएंगे। मैटरनल एब्डोमेन पे इलेक्ट्रोड प्लेस कर दिए गए हैं। उन इलेक्ट्रोड को बाहर ऑसिलोस्कोप मशीन पे कनेक्ट कर दिया गया है और मदर को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। कंफर्टेबली आप लेटे रहिए, जैसे सामने आप डायग्राम में लेट भी रहे हैं। जब भी आपको फील हो बच्चे की मूवमेंट, बच्चे ने मूवमेंट करी, हाथ में जो बटन है उसे कंप्रेस कर देना। जैसे मूवमेंट करी कंप्रेस कर देना, सामने मीटर पे हार्ट रेट रिकॉर्ड हो जाएगी। तो जब मूवमेंट होती है तब हार्ट रेट की रिकॉर्डिंग क्या कहलाती है? एक्सेलरेशन, एनएसटी। एनएसटी के बाद अगले विद्यार्थी पे आए तो अपने पास बात करेंगे अगले नाम की, बोर्ड पे लिखता हूं उसको सीएसटी। एनएसटी के बाद हमारे पास आएगा सीएसटी, और सीएसटी में पहले वही हमेशा फुल फॉर्म, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। यहां पर अब जो लाइन सामने आ रही है काफी वेटेज वाली है, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज। हर प्रेगनेंसी में, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में पहले एनएसटी करते हैं, क्योंकि एनएसटी में मूवमेंट देखते हैं जो कि नॉर्मल है। यदि किसी फीमेल का एनएसटी एबनॉर्मल आए, यदि किसी फीमेल का एनएसटी एबनॉर्मल आए, एबनॉर्मल का मतलब डिस्ट्रेस में आए, नॉन रिएक्टिव, नॉन रेस्पॉन्सिव, नॉन रिअश्योरिंग, पॉजिटिव आए, तभी सीएसटी करते हैं, नहीं तो करेंगे ही नहीं। किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल का सीएसटी होगा या नहीं, यह डिपेंड करता है एनएसटी के रिजल्ट पे, और यह बहुत बड़ी बात है। इट इज डन इफ एनएसटी इज पॉजिटिव और एबनॉर्मल। तो लाइन नोट करें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज डन इफ एनएसटी पॉजिटिव, ये वाली बात। अब इसके बाद सीएसटी के बारे में भी मुझे मेरी बोलती आसानी से बंद करनी पड़ेगी जब मैं आपको बताऊंगा ये किससे संबंधित है। हार्ट रेट के 4 पैटर्न, एक्सेलरेशन, अर्ली डिसेलरेशन, लेट डिसेलरेशन, वेरिएबल डिसेलरेशन। ये सीएसटी संबंधित किससे है? एक लाइन में बोल रहा हूं, बाकी आप लोग पढ़ाई को दोबारा देख लेना। इट इज रिलेटेड टू लेट डिसेलरेशन। इट इज रिलेटेड टू लेट डिसेलरेशन। क्या पढ़ा है आपने लेट डिसेलरेशन? तो स्मार्ट बोर्ड की मदद से पहुंच जाए ठिकाने पे। ये रहा अपना लेट डिसेलरेशन में हार्ट रेट क्या होती है? कम होती है। क्यों कम होती है? यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी के कारण। तो सीएसटी का संबंध भी किससे हो गया? यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी से। ये चीज नॉर्मल है, एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल है। इंटरवेंशन क्या करेंगे? ऑक्सीजन लगाएंगे। यहां पे लैग फेज होगी या नहीं होगी? लैग फेज प्रेजेंट होगी। गैप होगा या नहीं होगा? गैप होगा। सारी पढ़ाई कर चुके हैं लेट डिसेलरेशन के बारे में, इसीलिए आज सामने बोर्ड पे जो अपने पास आ रहा है सीएसटी, वहां बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है हमें इसे बताने में। सीएसटी इज रिलेटेड टू लेट डिसेलरेशन पैटर्न ऑफ फीटल हार्ट रेट। अब यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज,
कि सीएसटी लेट डिसल्ट्रेशन से संबंध है। लेट डिसल्ट्रेशन का संबंध होता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन से। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हार्ट रेट देखना। अब यदि आप ऐसा बोलें कि प्रेगनेंसी में तो कॉन्ट्रैक्शन आते ही नहीं है, तो बिल्कुल ठीक बात है। तो यहां पे अपन कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं। यदि किसी प्रेग्नेंट फीमेल का एनएसटी पॉजिटिव आ गया, मतलब कि एबनॉर्मल, सीएसटी करने की जरूरत पड़ी तो कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होंगे। एनएसटी में तो नहीं चाहिए थे, क्योंकि एनएसटी में तो बच्चे की मूवमेंट से पता लगा लेते थे। अभी कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, और कॉन्ट्रैक्शन प्रेगनेंसी में आते नहीं है अपने आप, तो कैसे लाएं? तो यहां कॉन्ट्रैक्शन पैदा किए जाते हैं। कैसे? तो भगवान ने जब हमें बनाया तो बहुत सारे कोमल कोमल सेंसिटिव आग लगाने वाले टिश्यू के साथ पैदा किया। अभी पता चलेगा उनका स्टिमुलेशन करता हूं, प्रेजेंटेशन कि कैसे करेंगे एक प्रेग्नेंट फीमेल में कॉन्ट्रैक्शन डेवलपमेंट। तो एक अपने पास सामने लिख रहा हूं, देख लेना, फील कर लेना, प्लीज डेमो मत देना। और अपने पास ये दो ऐसे खतरनाक काम हैं जिनसे मानव शरीर के पता नहीं कौन कौन से ठिकाने की कैसी कैसी संवेदनाएं जागृत हो जाती है, और तन मन में तो हलचल का पता नहीं, पर मेरे सीएसटी के कॉन्ट्रैक्शन जरूर शुरू हो जाते हैं। ऊपर नाम लिखा हुआ है, एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, डेमो कर सकते हैं बैठे बैठे। अभी तो फायदे में भी हो, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं। निप्पल स्टिमुलेशन टेस्ट, जो निप्पल्स हैं उन्हें स्टिमुलेट करते हैं तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं। फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स, क्या रिफ्लेक्स होता है? बड़े ध्यान से सुने। फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स क्या है? फीमेल जेनिटल ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, हाईली सेंसिटिव टिश्यू क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस के स्टिमुलेट होने से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलना। जब भी पीवी एग्जामिनेशन किया जाता है, फिंगर एग्जामिनेशन किया जाता है, तो क्लाइटोरिस के स्टिमुलेट होने से, नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होने से पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलने लग जाता है। प्रैक्टिकली भी सोचेंगे तो इन दोनों के साथ छेड़छाड़ करने से, इन दोनों के साथ छेड़छाड़ करने से माहौल बन जाता है, क्योंकि लव हार्मोन बॉडी में निकल जाता है। तो ये दोनों टेस्ट हैं, ये दोनों ऐसे प्रोसीजर हैं जिनके करने से कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन आने से सीएसटी हम कर पाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन एनएसटी और सीएसटी के रिगार्डिंग। बचे हुए सारे समाचार टर्मिनोलॉजी के तौर पे हैं, धड़ाधड़ उन्हें एक एक करके देखना शुरू करें कौन कौन से हैं। एनएसटी और सीएसटी के बाद एक नाम आता है सीटीजी, और सीटीजी की लिख दी जाए फुल फॉर्म तो वो अपने पास है कार्डियो टोकोग्राफी। सीटीजी कार्डियो टोकोग्राफी क्या चीज है? ये भी अपने पास एक मॉनिटरिंग का पैटर्न है। यहां पे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हार्ट रेट नोट करते हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हार्ट रेट नोट करते हैं, जैसा कि अपन पहले कर भी रहे थे। फर्क सिर्फ इतना है, सीएसटी में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने पड़ रहे थे छेड़छाड़ करके, सीएसटी में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने पड़ रहे थे छेड़छाड़ करके। यहां पे नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हार्ट रेट नोट करनी होती है। यहां पर पहली बार हार्ट रेट की जो रेंज है, अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं 120 से 160, वही है। पर्टिकुलर सीटीजी में वो रेट जाती है 110 टू 150। कोई भी कहीं भी कभी भी कैसा भी सवाल पूछ ले, हार्ट रेट की रेंज 120 160 ही रहेगी। सिर्फ सीटीजी में वो 110 150 है। और ये नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हार्ट रेट देखता है, सीएसटी में स्टिमुलेटेड कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हार्ट रेट देखते थे। सिर्फ 2 पॉइंट, वही 2 लाइनें सामने बोर्ड पे क्या लिखेंगे? एफएचआर ड्यूरिंग
नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन, रिजल्ट रेंज में 110 to 150। चलिए अगले वाले पे आए। अगला टेस्ट अपने पास एक है VST। VST लिखते ही फुल फॉर्म बोलना बनता है। यहां पे नाम आ गया वाइब्रो एकॉस्टिक स्टिमुलेशन टेस्ट। VST आप नाम भी देखना चाहेंगे, कैपिटल में ये रहा V, ये रहा S, ये रहा T। क्या करना चाहता है ये टेस्ट, उस लैंग्वेज को देखें। वाइब्रो एकॉस्टिक स्टिमुलेशन टेस्ट, इतना बड़ा नहीं है। V से वाइब्रो, वाइब्रेशन। A से एकॉस्टिक। वाइब्रो एकॉस्टिक जो टर्म है कुल मिला के ईयर से रिलेटेड है। भगवान ने जो दो दिए हैं ये कान, इनके फंक्शन होता है हियरिंग एंड बैलेंस। हियरिंग एंड बैलेंस, इसी विभाग से संबंधित जो नर्व है उसका नाम एकॉस्टिक नर्व होता है। और ईयर के फंक्शन है हियरिंग एंड बैलेंस। तो वाइब्रो एकॉस्टिक क्या करना चाहता है, चेक करना चाहता है अंदर सरवाइव कर रहे फीटस में ईयर डेवलप हुआ या नहीं। कैसे, तो बाहर की तरफ पैदा किए जाएंगे वाइब्रेशन, बाहर की तरफ पैदा किए जाएंगे वाइब्रेशन, जिससे अंदर स्टिमुलेट हो जाएगी एकॉस्टिक नर्व। यदि एक प्रेग्नेंट फीमेल के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, यदि एक प्रेग्नेंट फीमेल के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में वाइब्रेशन डेवलप किए गए और अंदर फीटल मूवमेंट स्टार्ट हो गई, मतलब बच्चे तक वो चीज ट्रांसफर हो रही है, उसके पास नर्व है। और बाहर यदि बर्तन बजे या बम फटे और अंदर वाला पप्पू नहीं नचे, मतलब बच्चे में एकॉस्टिक नर्व का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यह चेक करने वाला टेस्ट हमारा VST, वाइब्रो एकॉस्टिक स्टिमुलेशन टेस्ट। आते हैं इसके बाद अगले टेस्ट पे। तो अपने पास अगला नाम आ रहा है BPP। जैसे नाम लिखा फुल फॉर्म बोलना बनता है, फुल फॉर्म लिख दी बायो फिजिकल प्रोफाइल। BPP बायो फिजिकल प्रोफाइल, बड़ा सरल है। बायो का मतलब लाइफ, जीवन। फिजिकल का मतलब मूवमेंट। तो बायो फिजिकल प्रोफाइल समरी करें, शरीर में होने वाली ऐसी मूवमेंट जिनसे मिलता है जीवन। शरीर में होने वाली ऐसी मूवमेंट जिनसे मिलता है जीवन। तो एक तो सिंपल मूवमेंट ही है, नेचुरल बॉडी मूवमेंट। और जीवन किससे मिलता है, जब दिल धड़कता है और सांस लेते हैं। ये ऐसी मूवमेंट है जिनसे लाइफ चलती है। तो दिल धड़कना मतलब FHR और सांस लेना मतलब पल्मोनरी फंक्शन। तो ये क्राइटेरिया में आ गए 3, लंग्स का डेवलपमेंट होना, पल्मोनरी मैच्योरिटी आना, हार्ट रेट पैटर्न देखना, बच्चे की मूवमेंट करना। ये ऐसी शरीर में होने वाली मूवमेंट है जो बताती है कि वहां पे लाइफ है, वहां पे जिंदगी है, वहां पे जीवन है। और ये प्रोफाइल कहलाती है बायोफिजिकल प्रोफाइल, BPP। कुछ देर बाद इसी टेस्ट में कलाकारी करके नाम ऐड करा M। M बोले तो यहां मुन्ना नहीं है, M बोले तो यहां पर मॉडिफाइड है। और वो मॉडिफाइड क्यों किया गया तो उसको सुनो। इस मॉडिफाइड ने ये कहा कि आपने यहां पे 3 ही प्राणी बताए, मूवमेंट, हार्ट रेट और लंग्स। पर यहां पर ये बोलेंगे कि 9 महीने बच्चा जिसके कारण मूवमेंट कर पाया और 9 महीने तक जिसने बच्चे में हार्ट रेट और लंग्स के फंक्शन को डेमोन्स्ट्रेट किया, उन्हें शामिल करो। तो डेवलपिंग फिटस में मूवमेंट किस कारण पॉसिबल होती है, जब बच्चे में होता है एमनियोटिक फ्लूइड।
तो एमनियोटिक फ्लूइड के सारे पैरामीटर, फिर चाहे वो ओलिगो हो, पॉली हो, एएफआई हो, एसडीपी हो, उन सब का। और दूसरी बात, बच्चे में जो प्लासेंटा होता है वो बच्चे का हार्ट भी होता है और लंग्स भी होता है, मतलब फंक्शन किसके? प्लासेंटा के। तो 3 आदमियों की बात करोगे तो आप सिर्फ बीपीपी हो, लेकिन 5 पांडवों की बात करोगे तो आप एमबीपीपी हो। लेट प्रेगनेंसी टेस्टिंग में इन्वॉल्व किया जाने वाला एक और हमारे पास टेस्टिंग बीपीपी और एमबीपीपी। बात करें इसमें एक और नई टेस्टिंग की, बड़ी सिंपल सा है, नाम लिखते ही समझ में आ जाएगा। ये लिखा बोर्ड पे, किक काउंट। किक काउंट बड़े सिंपल थिंग, फेमस हो चुका है, 3 इडियट के अंदर भी था, लात मारा। किक काउंट है 28 वीक के बाद में, 7 महीने के बाद में आसानी से मदर किक को काउंट कर सकती है। इस किक काउंट को 12 आवर फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसी किक काउंट को 12 आवर फॉर्मूला भी कहा जाता है, क्योंकि प्रेग्नेंट मदर को समय दिया जाता है सुबह 8 से लेकर रात के 8 तक 12 घंटे आप दिन भर में काउंट करें बच्चे ने कितनी बार किक करी, इसलिए बोला 12 आवर फॉर्मूला। और रिजल्ट ये होता है नॉर्मली 12 घंटे में किक आनी चाहिए बच्चे में कम से कम 10। 12 बच्चे में 10 बार, 12 घंटे में 10 बार किक आ रही है तो बच्चा नॉर्मल है, हेल्दी है। कम आ रही है तो अंडर डेवलप है, ज्यादा आ रही है तो फुटबॉलर की औलाद है, मतलब एबनॉर्मल ही है। रेंज नॉर्मल क्या है? 12 घंटे में 10 बार आनी चाहिए, ये होता है किक काउंट नॉर्मल। और पैरामीटर्स की बात करें, 1-2 एडिशन में और हैं, तो उस कैटेगरी में लाता हूं मैं एक और नाम को। वहां पर नाम है फीटल लेंथ, बच्चे की लंबाई, और इसको बताने के पैरामीटर 2 अपने पास अवेलेबल हैं। ध्यान से सुनना, इजी ऑप्शन है अपने पास। इंसान की लंबाई सिर से पैर, हेड टू टो। ह्यूमन बीइंग की जो लेंथ होती है सिर से पैर, हेड टू टो। पर अपन जानते हैं 9 मंथ तक जो फीटस कैविटी में होता है सिर से पैर तक लंबा नहीं दिखता है, वो फ्लैक्स बैठा रहता है। उस कंडीशन में लंबाई होती है हेड टू बटक्स। तो 2 लेंथ होती है, हेड टू बटक्स, हेड टू टो, जिनकी हेल्प से गेस्टेशनल एज का भी पता चलता है कि लंबाई कितनी कितनी चल रही है। इनको कहा जाता है क्राउन टू रंप लेंथ, क्राउन टू हील लेंथ। CR और CH सामने बोर्ड पे। एक नाम क्राउन सर टू रंप, रंप मानी पूंछ, पूंछ जैसी हड्डी कॉक्सिक्स। सी क्राउन, क्राउन मतलब सिर, हील एडी मतलब पैर। तो ये लंबाई सर से बटक, ये लंबाई सर से पैर। डेफिनेट है कि ज्यादा कौन सी होगी? सर से पैर वाली। कम कौन सी होगी? सर से बटक्स वाली। मेजरमेंट कितना कितना होता है? नॉर्मल मेजरमेंट ऊपर वाली का 30 सेंटीमीटर और यहां पे अपने पास में 50 सेंटीमीटर। ये लास्ट के दिनों में 9वें महीने के अंत पे बच्चे की गेस्टेशनल एज पता लगाने में मदद किया जाने वाला एक कैलकुलेशन है। नाम दिया फीटल लेंथ। कॉमन सवाल बनते भी हैं और पूछे भी गए हैं। लेंथ 2 प्रकार से बताई जाती है, क्राउन टू रंप और क्राउन टू हील, फीटल लेंथ। इसके बाद बात करें 1-2 और पोर्शन की, बड़ी छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज है। अपने पास टेस्ट आता है एक नाइट्रोजन टेस्ट। वैसे तो अपन ने इसको पहले भी देखा है, आज फिर देखें। नाइट्रोजन टेस्ट क्यों करते हैं, किसके बेस पे? इसे किया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज चेक करने के लिए कि एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो रहा है या नहीं हो रहा। पता कैसे चलता है? वेजाइनल पीएच देख करके। कारण कि अपने पास कैविटी के अंदर फ्लूइड है और वो बंद है और नीचे वेजाइना है। वेजाइना की पीएच कैसी होती है? एसिडिक। एमनियोटिक फ्लूइड की अल्कलाइन होती है 7.2। यदि ये फ्लूइड लीक करेगा तो वेजाइना में मिक्स होकर के 7.2 कर देगा, और लीक नहीं करेगा तो पीएच एसिडिक ही मिलेगी। वेजाइना की पीएच चेक करी, एसिडिक थी, एसिडिक ही है, तो फ्लूइड लीक नहीं है।
एसिडिक थी पर अब अल्कलाइन है, मतलब फ्लूइड लीक है। यही पता लगाना नाइट्रोजन टेस्ट कहलाता है। लैंग्वेज में मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिख देता हूं इसका। व्हाट इज नाइट्रोजन टेस्ट? तो इट डायग्नोस एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज, और पता कैसे लगाते हैं? बाय वेजाइनल पीएच। वेजाइनल पीएच को देख करके फ्लूइड लीकेज का पता लगाना। लास्ट वन इंफॉर्मेशन एक बार फिर आ रही है अपने पुराने खिलाड़ी की तरफ से, जिसका नाम हुआ करता था HCG। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, उनका डॉक्यूमेंटेशन देख लीजिए क्या क्या है। HCG ब्लड में भी है, यूरिन में भी है। HCG नॉर्मल फीमेल में इतना डेमोन्स्ट्रेट नहीं हुआ, प्रेग्नेंट फीमेल में हुआ, शरीर के अंदर से है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, HCG को ब्लड में जब ढूंढना है तो उसे एंटीजन मान के ढूंढ लो। HCG को यदि ब्लड में ढूंढना है, एंटीजन मान के ढूंढ लो। अब मैं करूंगा दो बातें, HCG एंटीजन है, HCG एंटीजन नहीं है। एंटीजन है क्योंकि शरीर में नया है, पहली बार दिखाई दे रहा है। एंटीजन नहीं है क्योंकि बाहर से नहीं आया, शरीर ने बनाया। पर टेस्ट पूरा करना है तो एंटीजन मान के चल लो। जब किसी को एंटीजन मान के टेस्ट करते हैं तो वो टेस्ट कैटेगरी कहलाती है सीरोलॉजिकल रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। और आइडियल मेथड जो HCG को डायग्नोस करने के लिए यूज लिया जाता है वो है एलाइजा। एलाइजा टेक्निक। एलाइजा टेक्निक एक प्रकार की एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को फाउंड करने की टेक्निक है। इस टेक्निक से ही प्रेग्नेंट फीमेल के ब्लड में HCG को ढूंढा जाता है। और इसमें भी पर्टिकुलर जिस टूल का इस्तेमाल लिया गया वो टेस्ट होता है टू साइट सैंडविच एसे। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि एलाइजा के अंदर भी कौन सी टेक्निक आप यूज लेते हैं, तो आंसर देना है टू साइट सैंडविच एसे। तो ये लास्ट वन जो अपन ने HCG लिखा, इसके लिखते ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी कैटेगरी की A to Z सारी टेस्टिंग कंप्लीट होती है। प्रीवियस लेक्चर में आपको अर्ली प्रेगनेंसी टेस्टिंग जो 5 मेजर थी, एमनियोसेंटासिस, MSAFP, ट्रिपल टेस्ट, फीटल ब्लड सैंपलिंग, कोरोनिक ब्लड सैंपलिंग, ये पढ़ाई गई। लेट प्रेगनेंसी टेस्टिंग जो आज लिया गया, उसे पढ़ाने से पहले आपको बताया इंपॉर्टेंट होने वाला था अपने पास फीटल मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में हार्ट रेट डिस्क्रिप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट कभी ना भूलना, बार बार रिपीटेटिवली ये पूछा जाता है। नेक्स्ट वन अपन ने देखे पैटर्न, एक्सेलरेशन, मूवमेंट से संबंध होना। अगला पैटर्न आपने देखा अर्ली डिसेलरेशन, हेड कंप्रेशन से रिलेट होना। लेट डिसेलरेशन, वहां पे यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी दिखाई देना। वेरिएबल डिसेलरेशन, जहां कोर कंप्रेशन का लिंक होना। और उसके बाद में सारी लेट प्रेगनेंसी टेस्टिंग वन बाय वन। NST पढ़ना आसान हो गया जब संबंध एक्सेलरेशन से हो गया। CST पढ़ना आसान हो गया जब संबंध लेट डिसेलरेशन से हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं करते हर महिला की CST, यदि आया हो NST पॉजिटिव तो ही फर्दर लीड करना है। उसके बाद स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टिगेशन, CTG, VST, MBPP, BPP, किक काउंट, फीटल लेंथ, और लास्ट वन नाइट्रोजन और HCG। वो सारा का सारा ये टेस्टिंग का था पूरा संसार। इनके MCQ अपन फर्दर लेबर वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के साथ एक पूरा दौर मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट हुआ था जो, और यहां पे खत्म हुआ, वो फिनिश होता है। इसके बाद वाले सेगमेंट और यूनिट में एंट्री करते हैं पूरी प्रेगनेंसी को खत्म करके आने वाले एक नए जीव के आगमन का स्वागत करने के लिए। हेडिंग चलेगी लेबर, और मकसद होगा पूरा इस OBG का, बच्चे की डिलीवरी। अगली मुलाकात
धमाकेदार पूरे मनोरंजन भरे प्रोग्राम के साथ। कार्यक्रम का नाम बच्चे का आगमन लेबर। तब तक के लिए इन टेस्टिंग के अंदर अपने दिमाग को टेस्ट करते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।